वोलेटिलिटी समझते हैं, दो शब्द है दुनिया में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वोलेटिलिटी और वल्नरेबिलिटी। दोनों का मतलब है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नया एक चीज, अनदर लगभग 40-60 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन में फिर डिसरप्शन आ गया, सुना ही होगा। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हैज लेफ्ट या डिसाइडेड टू लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस। ठीक है, इट इज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, पहले बता दे रहा हूं। ओपेक 1960 में बना था, 5 मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला। यूएई 1967 में ज्वाइन किया, पर आफ्टर दैट उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अब वो सोच चुका है, बोल दिया है कि भाई हम 1 मई से, अभी अप्रैल चल रहा है, 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ देंगे, सिंपल में। अब इससे दुनिया में उथल पुथल मच चुकी है कुछ हद तक। इंडिया इज सेफ, पहले बता दे रहा हूं, कोई क्लिकबिट नहीं, इंडिया इज वेरी मच सेफ, बट स्टिल दुनिया में बहुत उथल पुथल चल रही है। फिर ये उथल पुथल काफी टाइम बाद जब रिपरकशंस लाएगा तो इंडिया पे हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू क्विट ऑयल कार्टेल, सेम न्यूज है। अब काम का चीज ये है, नहीं ये नहीं है, हाँ ये था, फिर हाँ, आप सोच के देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है कि हो ऐसा क्यों रहा है। बहुत सारे फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर इज, ये वाला स्लाइड अगर समझेंगे ना, कहां गया है, हाँ ये वाला स्लाइड। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। सबसे पहला फैक्टर अगर सोच के देखो कि इंटरनेशनली सारी दुनिया में उथल पुथल चल रही है, और ये बेचारे ऐसे देश हैं जो तेल से ही अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तेल लीड्स टू स्टेट ऑफ हॉर्मूज और दिक्कत वहां से बढ़ गई। ये है इंटरनेशनल कॉज। अब अगर आपको समझ में आएगा, देयर इज ऑलवेज अ डोमेस्टिक कॉज एंड एन इंटरनेशनल क्लॉज। ठीक है, इंटरनेशनल वाला समझ में आए, ईरान, इराक, यूएसए चल रहा है। अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ईरान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओपेक मेंबर। ईरान इज अगेन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओपेक मेंबर। ठीक है, अब इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा। देखो तो हो क्या रहा था, पूरा मिडिल ईस्ट का ना जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी था वो ये से उठा के रखा था। ठीक है, और इसी भरोसे पे, इसी आश्वासन से पूरा मिडिल ईस्ट चिल मारता था। कतर में सेंटकॉम था, सेंट्रल कमांड था, बहुत कुछ था, और ये लोग बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर भी करते थे। कभी आप देखिएगा सिप्री का रिपोर्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली स्पेंडिंग ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतना डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदने के बाद कोई बचाने नहीं आया उनको। ये एक अलग इंटरनल दिक्कत चालू है। सोच के देखिएगा कि इतना सारा वेपन्स खरीदा। इनफैक्ट एक स्लाइड अभी दिखाता हूं, ये वाला समझिए। हाँ, यूएई हैड प्रेजेंटेड इटसेल्फ कैसे, एज एन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट दो तीन चीजों में, फर्स्ट एग्जांपल कि हॉलिडे डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा एयर शो होता है ना, मतलब दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो एयरप्लेन्स बनाती है, कार वार की बात नहीं कर, जो एयरप्लेन्स बनाती है, फाइटर जेट बनाती हैं, वो यूएई में आके अपना एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब सोचो जिस देश में इतना बड़ा एक्सपो हो रहा है उसी पर अटैक हो गया और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। रिलेटेड टू उसमें भी है, पाकिस्तान ने भी अभी तक सऊदी के साथ डिफेंस डील किया कि हम बचाने आएंगे तुम्हें, पर आया क्या, नहीं आया ना। ये सब जब यूएई खुद से सोचने बैठा कि भाई डील हो चुका है, ठीक है, ओपेक का मेंबर ईरान है, और फिर भी ईरान यूएई पे अटैक कर रहा है, अटैक कर तो रहा है, कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टावर कहां है, बुर्ज खलीफा, यूएई में है। बहुत ही सुना है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर उसी पे जब अटैक हो रहा है और कोई बचाने ही नहीं आ रहा उनको, तब उन्होंने सोचा कि भाई अब अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ होता है ना, कुछ हद तक जो हम करते हैं आत्मनिर्भर, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉज लीजिए, अब बाकी गणित समझो। दिस इज द मैप ऑफ ओपीसी। ठीक है, सब दिख रहा होगा, ओपेक प्लस का मैप अलग देंगे। इसमें मेन बात है, ये टुन्नू सा जो देश है ना, इसको यूएई बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ईरान भी उसका पार्ट है, बोथ एक ही का। दिस इसमें बेटर दिखेगा आपको, ओपेक प्लस भी है। ओपेक प्लस में बस मान के चलिए कुछ हद तक रशिया का भी रोल आ जाता है, बिकॉज रशिया भी बहुत ज्यादा तेल सप्लाई करता है। इंडिया और रशिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम रशिया से बहुत कुछ खरीदते हैं, मेनली तेल खरीदते हैं, और रशिया बेचारा हमसे बहुत कम खरीद पाता है। ठीक है, रशिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। ये दोनों मिला के, ओपेक में 12 कंट्रीज है, ओपेक प्लस में 22 कंट्री है। ठीक है, ये मिला के दुनिया का 50% ऑयल को कंट्रोल करते हैं, 50%। ठीक है, ये समझिएगा, ये आपको याद रखना जरूरी है। अब देखो, अब जैसे ही जैसे जंग बढ़ रही थी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों से होता है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, बोलने की बात है बस। हर एक छोटा इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से विच लेड कि यूएई को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। ठीक है, दिक्कत ये नहीं कि यूएई ने स्टेप लिया, दिक्कत ये है कि पूरा फाउंडेशन टूटने वाला है, कि अगर यूएई ने ऐसा स्टेप लिया तो बाकी सारे ओपेक कंट्रीज भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं, तो उसका बेनिफिट कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। ये देखिए, अब जैसे जंग चल रही है, अभी भी चल रही है, उसके वजह से बहुत सारे देशों ने अपने ऑयल के दाम बढ़ाए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाए। ये उसका मैप है,
म्यांमार ने रफली 100% बढ़ा दिया कि मान के चलो पहले 100 रुपए में मिलता था, अब 200 रुपए मिलता है। फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं किया गया, ठीक है। इंडिया में जो था अभी भी वही है। हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स। हमारे पास 60-70 दिन का रिजर्व रखा हुआ है, सरकार जब चाहे निकाल सकती है। ये बात पाकिस्तान भी डिस्कस कर, बस बोलने के लिए। इस पूरे लिस्ट में देखिएगा पाकिस्तान का भी नाम है कि पाकिस्तान में रखली 40% तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और इस लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। दिस इज द स्लाइड। नो प्रपोजल सिंस April 1, मतलब इंडिया में ऐसी कोई बात भी नहीं चल रही है कि भाई हमें तेल का दाम बढ़ाना है। ऐसी अफवाह चल रही थी कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के जैसे रिजल्ट आ जाएंगे फिर तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम न्यूज को पाकिस्तान साइड से देखिए। पाकिस्तान ये डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया कैन गेट, हम जब चाहे 60-70 दिन का ऑयल हम निकाल सकते हैं एक साइन से, और पाकिस्तान के बुरे हाल है। वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया का कितना अच्छा हाल है और उनका बुरा हाल है। दैट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस ड्यू टू वॉर। अब राइजिंग ऑयल प्राइसेस ड्यू टू वॉर है, अब हम वी आर एट द रिसीविंग एंड। अब सोचे यूएई तो ऑयल प्रोड्यूस करता है, राइट, उसका घर चल रहा है ऑयल बेच के। अब उसमें जंग की वजह से टेंशन अलग हो रहा है और डोमेस्टिक टेंशन, अब इंटरनेशनल समझे, और डोमेस्टिक टेंशन में देखो क्या हो रहा है। अगेन मेन है यूएई और सऊदी का राइवलरी। सऊदी इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक, ठीक है। 1960 में जब बना तो सऊदी वाज अ फाउंडिंग मेंबर। 1967 में यूएई ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद से यूएई का बहुत, अब सऊदी के पास मेजर स्टेक होल्डर है, मतलब मेजर स्टेक होल्डर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग है। कंपेयर टू दैट यूएई बस 10 से 12%, कभी कभी 15% ऑयल प्रोड्यूस करता है और सऊदी का दबदबा ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल समझ के देखिए, मेन आपको समझ आएगा पर्पस क्या है ओपेक का। पर्पस का मतलब ओपेक जो संस्थान है या ओपेक प्लस बनाई क्यों गई, वो इसलिए बनाया गया ताकि एक क्लास का मॉनिटर रहे। ऐसा सोच के देखिए कि सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, उसमें सबको मिला के एक क्लास का मॉनिटर बनाए कि वो बताएगा कि भाई ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा उठने भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा गिरने भी नहीं चाहिए। दोनों होगा तो नुकसान है। अगर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा उठेंगे तो मिडिल ईस्ट का तो फायदा होगा, पर बाकी सारी दुनिया का नुकसान होगा। अगर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरेंगे तो मिडिल ईस्ट जो तेल बना रहे उनका नुकसान होगा। तो उन्होंने सबने एक चैन का एक ऐसा बॉडी बनाते हैं जो उस टाइम के देश का दुनिया का हाल समझ के बोलेगा भाई इतना ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए, इतना पे रुक जाना चाहिए और प्राइस उसी के हिसाब से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर ये सारे देश चाहे, ये सब देश अभी अंडर यूटिलाइज है। अंडर यूटिलाइज का मतलब है अभी ये रफली 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं, पर जबकि इनकी कैपेसिटी है रफली 5 मिलियन बैरल्स पर डे। तो कोऑर्डिनेटली ये खुद कम प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ऑयल सस्ता हो जाएगा, ऑयल सस्ता हो जाएगा तो इनका नुकसान होगा। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए ताकि इनका मस्त चलता रहे ओपेक बना, ठीक है। सब सही चल रहा था, पर यूएई ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि यूएई समझो कंपेयर टू सऊदी छोटा देश है और सऊदी का फिर भी ओपेक में रोल ज्यादा है, यूएई का कंपैरेटिवली टू सऊदी कम है। तो वो चाहता था कि भाई हम ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा पैसा कमाएं और हम डाइवर्सिफाई कर पाए, कि जरूरी नहीं कि भाई तेल के भरोसे ही हम रहे, पर उसके लिए आपको पैसा चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर ये सब चीज ओपेक रोक रहा था, कुछ हद तक सऊदी खुद रोक रहा था, ठीक है। तो इस वजह से दोनों में टेंशन चला और ये टेंशन काफी टाइम से चल रहा था। इसके होते हुए अब वॉर हो गया तो यूएई पे अटैक ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा है। फाइनली यूएई डिसाइडेड कि भाई हमने स्ट्रैटेजिक डिफेंस किया, उसमें बच्चे नहीं पाए, यूएसए बचाने नहीं आया। फिर हमने सऊदी से हेल्प मांगी, वो भी बचाने नहीं आया। तो इन दी एंड खुद से काम करना पड़ेगा। तो जब खुद से ही करना है तो किसी और का क्यों सुना जाए, ठीक है। ये स्लाइड वही समझाता है कि स्ट्रैटेजिक डिफेंस डील काम नहीं है। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस डील किया है कि भाई सऊदी को कुछ होगा तो हम बचाने आएंगे, पाकिस्तान नहीं आया बचाने। सबसे क्या दिखता है कि वर्ल्ड ऑर्डर तहस नहस चल रहा है। उसके बाद ईरान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ओपेक, जो आप पे अटैक कर रहा है वो खुद आप ही के साथ बैठ के बात कर रहा है, तो उससे भी काम नहीं हो रहा है। सऊदी का डोमिनेंस हमने भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद पर्पस भी, फिर ब्रेक डाउन। बस एक ही क्लॉज है जिसके वजह से दुनिया में अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है। अभी जैसे 12 मेंबर्स है ओपेक के, जिसमें से यूएई का रोल है 12 से 15%, ठीक है। तो दिक्कत होगी, ज्यादा नहीं होगी। पर अगर ये चेन इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट का रोल ले लेना कि इसी को देखा देखी बाकी सारे लोग भी ओपेक से निकलने लगे, तब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी। तब हो सकता है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए और ऑयल के प्राइसेस कम हो जाए, हो सकता है प्रोडक्शन और कम हो जाए और ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाट ब्रेकडाउन ऑफ कार्टेल। कार्टेल मतलब ओपेक को कार्टेल बोलते हैं। अब ये इंटरनल चीजें हैं यूएई का। पहला फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वो क्या चाह रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाएं हम। और यूएई के बाद अच्छी बात है ना, वो जो प्रोडक्शन करता है इट इज वेरी लो कॉस्ट, मतलब जब वो तेल निकालता है ना तो उसमें कार्बन एमिशन बहुत कम होता है और उसके पास जो तेल मिलता है वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो उसका डिमांड ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा है। मतलब इट हैज डन इट्स रिसर्च कि भाई अगर हम ओपेक छोड़ेंगे तो देश दुनिया में हमारा वाहवाही होगा कि हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे, लोग हैं खरीदने के लिए। ये सब के बाद लो कॉस्ट है और लो कार्बन, प्लस वो चाहता है प्रोडक्शन एक्सपेंशन ताकि वो बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर पाए। बिकॉज तेल कब तक चलेगा, वो तो यूएसए का जिद है कि तेल चाहिए, नहीं तो 50 साल में तेल का यूज कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगा। तो लाइक
होता है ना, लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी सुना था ना आपने कि एक लाइन वाला शहर बन रहा था, नॉट इंपॉर्टेंट। तो बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए तो उनको नहीं मिल रहा है, ये था। अब नेक्स्ट समझिए, एपिसेंटर इज अगेन यूएई, ठीक है, इतनी कहानी थी, इसी की वजह से इतना गणित चल रहा है रिवाइजन के लिए। ऑयल शॉक, क्योंकि देखो ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, पर उसका फायदा मेनली कौन उठा रहा है? ईरान उठा रहा है यार। वो तो टैक्स भी ले रहा है कि एक शिप जाएगा तो 2 मिलियन पे करना पड़ेगा, तो मेन पैसा ईरान के पास जा रहा है, यूएई के पास नहीं जा रहा। तो क्या फायदा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रखे? ऐसा यूएई का सोचना है। सेम है, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब हो रहा है। एज आई सेड, नाउ द प्रोडक्शन इज 3.2 to 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे, बट द ओरिजिनल कैपेसिटी कैन बी 5। तो उनसे उनको पैसा ज्यादा मिलेगा और सारी दुनिया में सोचो ऑयल का प्राइसेस कम होगा, उल्टा हो जाएगा। अभी 130 140 डॉलर जा रहा है, पर कम अगर होगा तो देश का, दुनिया का फायदा होगा। ये काम की चीज ये है। अभी तक हमने इंडिया की बात नहीं की, बस एक बार कि इंडिया में तेल के प्राइस नहीं बढ़ने वाले, चिल मारो, ठीक है। ऐसा सोचो कि ओपेक से अगर यूएई निकल गया और इंडिया के यूएई के रिलेशंस अच्छा हो जाए, तो हम एक प्राइवेट डील खुद से कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मार्केट रेट चल रहा है, बिकॉज वी आर 85 to 88% इंपोर्ट डिपेंडेंट, बाहर से ही हमारा तेल आता है। तो अगर हम यूएई के साथ, जो कि जिसका लो कॉस्ट कार्बन अच्छा है, होता है ना, उसका क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल भी अच्छा है और कार्बन एमिशन भी नहीं है, तो अगर हम ऐसा कोई डील कर पाए तो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। होता है ना, वी आर वेरी गुड एट हैविंग बायलैटरल डील, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था इंडिया न्यूजीलैंड। तो वैसे इंडिया यूएई अगर क्रूड ऑयल तेल डील हो जाए तो हमारे लिए मच बेटर सिनेरियो, यही बताना चाह रहा है इस स्लाइड में, ठीक है, कि डिप्लोमेसी से बात कर सकते हैं, सिंपल। अब दिस इज द वेरी ओल्ड थिंग, जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, अनसर्टेनिटी एंड वल्नरेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू एंड, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। आपका घर चलना मुश्किल हो गया, लोग कोयले, इंडिया का बता रहा हूं, लोग कोयले में अब खाना बनाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इविल इंटेंशंस ऑफ वन जेंटलमैन, दैट इज सेम। बस वही एनाटॉमी है कि कैसे कैसे एक एक करके टूटा। प्रोडक्शन वॉल्यूम कम था, यूएई बढ़ाना चाह रहा था, उसको ओपेक अलाउ नहीं कर रहा था। टेक्निकली सऊदी अरेबिया डोमिनेंट, ओपेक नहीं अलाउ कर रहा था। हाई क्वालिटी है, जब सोचो आपके पास बेटर क्वालिटी, तो आपको क्यों रोका जा रहा है? वही है कार्टेल साइकोलॉजी, मतलब सब साथ में चलेंगे तो सबका फायदा होगा, पर आपको अभी जरूरत है, बस ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।